हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गोल पे। दोस्तों, आज मैंने संविधान का एक अलग चैप्टर संविधान का प्रमुख स्रोत लिया है। स्रोत से मतलब है कि हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस देश से लिया गया है और ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप सभी हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, जो पुराने वीडियो हैं, तो अभी आप लोग हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारा संविधान बना था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। उस 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद उस समय भारत शासन अधिनियम से ही दिया गया था। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो अंग्रेजों द्वारा 1935 में भारत शासन अधिनियम हमारे देश में लाया गया था, लगभग उसी से 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में डायरेक्ट समाहित किया गया था। उसके बाद कुछ कुछ ऐसे संविधान में चीज़ें थी जो कि अन्य देशों से लिए हैं हम लोग ने, और जो अन्य देश की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो अन्य देशों के संविधान में जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उसको हम लोगों ने अपने संविधान में लिया है। ऐसा नहीं है कि उस किसी अन्य देश का संविधान जो है उसमें से सारे चीज़ों को हम लोगों ने उठाकर अपने संविधान में रख दिया है। जो उस संविधान की महत्वपूर्ण और अच्छी चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने अपने संविधान में जगह दिया है। तो आइए शुरू करते हैं, किस किस देश से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है, और साथ ही इसको पढ़ने के साथ साथ याद भी कर लेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने देश का नाम लिख दिया है और दूसरी तरफ इस देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है उसको मैंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मूल अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार मतलब हमारे देश के संविधान हमें कुछ अधिकार देता है और इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति अपना और अपने देश का विकास कर सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मूल अधिकार किस देश की संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि हमारा जो न्यायपालिका सिस्टम है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यायपालिका के ऊपर किसी भी पार्टी का या किसी भी देश के किसी भी पद का जो है दबाव है। हमारा जो न्यायपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करता है और ये न्यायपालिका की व्यवस्था भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तीसरा है प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना में क्या है कि इसमें दो वर्ड आते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रस्तावना है और एक है प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना अगर पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर देंगे अमेरिका। अगर प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का पद। हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण पद है उपराष्ट्रपति का। ये भी हम लोग ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लिए होंगे। मूल अधिकार लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं, प्रस्तावना लिए हैं और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर संसद या कोई खुद सुप्रीम कोर्ट ही अगर किसी फैसले में उसका जो निर्णय है वो गलत साबित हो गया, तो
सुप्रीम कोर्ट के पुनः अधिकार है कि वो अपने फैसले को बदल सकता है, या फिर संसद द्वारा कोई निर्णय लिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। तो ये भी न्यायिक पुनर्विलोकन भी हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है, और इसको संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, और महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया भी हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। उसके बाद आते हैं लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। तो ये लोक जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और इनके न्यायाधीश, ये जो न्यायाधीश हैं, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वैसे ही, यानी कि उसी प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आइए एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं हम लोग। मूल अधिकार स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं, प्रस्तावना लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है राष्ट्रपति पर, महाभियोग, लोक जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो विधि है वो भी हम लोग अमेरिका से लिए हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है ब्रिटेन। अब आप लोगों को मालूम होगा कि आज़ादी से पहले तक जो आधुनिक भारत का इतिहास ही हम लोग को ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, और जो ब्रिटेन का जो विधि था वही इंडिया में उस समय तक जो तो ज़्यादातर जो नियम कानून है हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो अंग्रेजों का जो शासन था वो हमारे देश में था, और उन्हीं के शासन जो विधि था उन्हीं के द्वारा हमारे देश का शासन चलता है। तो लगभग उसी तरह की प्रक्रिया हम लोग ने वहाँ से, अब मैंने बताया कि भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा लगभग 250 अनुच्छेद वहीं से लिया गया है। तो आइए दूसरा देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो पहला है विधि का शासन, यानी कि जो हमारे संविधान में, हमारे संसद में जो विधि बनता है वो विधि बनाने की प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। जो आप लोग को मालूम होगा कि हमारे देश में संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संसदीय शासन प्रणाली वाला हमारा देश है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। उसके बाद है एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटेन से इसको भी लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता। उसके बाद आते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। अभी मैंने बताया विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया दोनों लगभग सेम ही है। उसके बाद है द्विसदनीय शासन व्यवस्था। वही है द्विसदनीय शासन का मतलब है कि केंद्र सरकार जो उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, और 2 स्तर पर शासन होता है। एक होता है कि केंद्र में शासन चल रहा है, और एक होता है कि राज्य स्तर पर शासन चल रहा है। तो द्विसदनीय शासन व्यवस्था। उसके बाद आते हैं संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत इसको जगह दिया गया है, और संसद को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद। विधायिका में अध्यक्ष पद, इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं या फिर राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, तो उनकी पद की बात कर रहा है कि विधायिका में
अध्यक्ष का पद होता है, तो ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद आते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव और जीत का निर्णय। आप लोगों को पता है कि इंडिया में जिस पार्टी को भी ज़्यादा मत मिलता है वही पार्टी जीतती है और उसी का सरकार बनता है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव और जीत का निर्णय। तो ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब जहाँ भी संसद की बात करेगा वहाँ लगभग सारा चीज़ ब्रिटेन से ही होगा। तो आइए एक बार याद करते हैं इसको। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय। इतना हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा कनाडा। तो चलिए कनाडा चलते हैं। कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया देखते हैं। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो कनाडा से। ठीक है, उसके बाद शक्तियों का विभाजन। देखिए, शक्तियों का विभाजन से मतलब है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को दिया गया है, कुछ शक्तियाँ राज्य को दिया गया है। तो शक्तियों का विभाजन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया है हम लोगों ने, तो कनाडा से। संघीय व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। और कुछ शक्तियाँ जो कि केंद्र और राज्यों के पास जाने के बाद कुछ शक्तियाँ बच जाती है, जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। वो शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। वैसे शक्ति जो अवशिष्ट बच जाता है उस पर किसका अधिकार होता है, तो केंद्र सरकार को। ठीक है, तो यहाँ से 3 पॉइंट है, संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। चलिए, तो कनाडा हो गया। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ छूट गया था दोस्तों, फिर से इसको बता देते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हम लोग ने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, आपको मालूम है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है संघात्मक विशेषता, ये भी हम लोगों ने कनाडा से लिया है। तो 5 पॉइंट कनाडा से। संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और संघात्मक विशेषता। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची और राज्य सूची हमारे संविधान में पहले से वर्णित था और समवर्ती सूची हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद हो गया वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता। हमारे देश में कई तरह की स्वतंत्रता हमारे नागरिकों को दिया गया है, जिसमें एक व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन। इसको दोस्तों हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये जो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत इसका वर्णन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब कोई बिल संसद में अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पास होता है और उसको पास कराने के लिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, और उसको दोनों सदन एक ही जगह बैठते हैं और उसको पास किया कराया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हो गया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हो गया, समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और संयुक्त अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं। चौथा है दक्षिण अफ्रीका, माफ कीजिएगा, 5वां है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से हम लोगों ने संविधान संशोधन लिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का किस तरह से निर्वाचन किया जाएगा, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। और संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसमें 2 पॉइंट, संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड पहुंचते हैं। और आयरलैंड
के नीति निर्देशक तत्व। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, इसका भी प्रावधान हमारे देश में, हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद आते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। हमारे संविधान में राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं और ये भी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। आगे बढ़ते हैं रूस से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है और हमारे देश में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप लोगों को मालूम हुआ कि पहले हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो रूस से। उसके बाद प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, हमारा जो प्रस्तावना है उसमें न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। देखिए प्रस्तावना के बारे में 3 बात मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, तीसरा का ये है डायरेक्ट प्रस्तावना पूछेगा तो हम लोग अमेरिका उत्तर देंगे, प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया उत्तर देंगे और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श हम लोग जाएंगे रूस के पास। ठीक है, चलिए अगला है फ्रांस से हम लोग ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। दोस्तों जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस में बहुत जोर शोर से चला था, तो उसी से हम लोग याद कर लेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और एक लास्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ कि जो हमारा जो देश है और हमारे जो देश का जो शासन है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश में सबसे प्रमुख पद राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति ही हमारे देश का कार्यपालिका माने जाते हैं। और ये जो कार्यपालिका का जो पद होता है वो वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब यही हुआ कि हमारे जो देश का